ऑलराइट, तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और कुछ और भी स्टॉक्स पर चर्चा कर लेते हैं हमारे लेकिन सबसे पहले बाजार पर नजर डाल लेते हैं हमारे साथ। अगर इंडेक्स पर नजर डालें तो बैंक निफ्टी में अब गिरावट बढ़ी और 500 अंकों से ज्यादा की गिरावट इस वक्त देखने को मिल रही है। निफ्टी में भी गिरावट बढ़ी और 24,200 का भी स्तर अब निफ्टी तोड़ चुका है। आपको ध्यान होगा यही दो लेवल्स हैं जो कि हम आपको बार बार हाईलाइट भी कर रहे थे कि अगर इसके नीचे मार्केट गया, अपने इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल्स के नीचे अगर बाजार गया तो फिर यहाँ पर गिरावट गहरा सकती है। 24,200 का भी लेवल अब बाजार तोड़ चुका है। लेकिन चलिए अब आगे बढ़ते हैं, क्विकली मार्केट पर आगे हम बात करेंगे, लेकिन उसके पहले एक बार रुक करते हैं हमारे अगले सेगमेंट का, ऑप्शंस के चैंपियन। एंजल वन से स्नेहा सेठ हमने हमें स्ट्रैटेजी भेजी क्योंकि उनसे हमारा संपर्क नहीं हो पाया, लेकिन जो स्ट्रैटेजी आई है वो आपके सामने रख देते हैं। बजाज ऑटो की 9,800 की कॉल उन्होंने खरीदने की सलाह दी है, जो कि इस वक्त 190 से 200 रुपए के बीच है। स्टॉप लॉस होगा इसमें 90 रुपए का और लक्ष्य है 370 का। तो ये है स्ट्रैटेजी जिसमें कि अधिकतम मुनाफा 12,700 तक का हो सकता है, नुकसान आपको हो सकता है इस स्ट्रैटेजी के जरिए 8,200 का। तो ये है सलाह बजाज ऑटो पर आपके लिए। लेकिन चलिए अब आगे बढ़ते हैं और बाजार पर एक बार देखें तो वीकनेस अब गहरा चुकी है। 500 अंकों की तेजी इस वक्त बैंक निफ्टी में है और जैसा कि हम बात कर रहे थे निफ्टी 24,200 के लेवल्स को कहीं ना कहीं संभालने की कोशिश कर रहा है। सुमित जी, क्या नजरिया बन रहा है आपका? यही लेवल्स सभी एक्सपर्ट हाईलाइट कर रहे थे कि इसके नीचे निकला तो फिर वीकनेस काफी आ सकती है। ये जो वीकनेस आ रही है और कितनी गहरा सकती है, क्या क्लोजिंग बेसिस पर आप कौन से लेवल्स आज वॉच करेंगे आप? देखिए बिल्कुल, जो 24,400 की जो रेंज थी स्पॉट लेवल में, तो बार बार आप देखिए वहीं से ही एक रिजेक्शन मिल रहा है, तो सस्टेन नहीं कर पा रहा था। अब आप अगर लोअर टाइम फ्रेम पे ड्रॉ करेंगे तो देखिए एक ट्रेंड लाइन का भी ब्रेकडाउन आया हुआ है। जो गैप था 9th ऑफ अगस्त का, वो भी फिलअप हो चुका है ऑलमोस्ट। तो हमें लग रहा है कि अगर इसके नीचे क्लोजिंग आ रही है तो फिर यहाँ से डाउन साइड में और बेयरिशनेस आ सकती है। सो 24,200 का जो लेवल है, अगर मुझे यहाँ पे अवर्ली कैंडल भी क्लोज मिल रही है तो फिर हमें एक्सपेक्टेशन है कि जो पिछला लो लगा था 23,900 का, स्टॉक वहां तक जा सकता है। तो 23,900 अगर क्लोजिंग बेसिस पे ब्रेक हो रहा है तो फिर यहाँ से प्रॉफिट बुकिंग की और भी संभावना है। ठीक है, तो यहाँ पर निफ्टी पर ये सलाह आपके लिए। लेकिन चलिए कुछ और भी स्टॉक्स पर चर्चा कर लेते हैं जहाँ पर की कमजोरी इस वक्त गहरा रही है और उसमें HDFC बैंक तो था ही आज का टॉप लूजर। इस बीच HDFC लाइफ, श्रीराम फाइनेंस, BPCL, टाटा मोटर्स जैसे स्टॉक्स भी काफ़ी नीचे आ चुके हैं। कोई शॉर्ट साइड पर ट्रेड फोरम जी आप देख रही हैं? HDFC लाइफ पर अगर बात करें तो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा वीकनेस आई है इस वक्त HDFC लाइफ के स्टॉक में भी। क्या कोई शॉर्ट साइड ट्रेड नज़र आ रहा है आपको? एक अपॉर्चुनिटी तो बन रही है, पर मेरे हिसाब से अगर 677 अगर ब्रेक करता है तो तभी जाके शॉर्ट कर सकते हैं। और ऑलरेडी RSI में एक नेगेटिव डाइवर्जेंस है जिसमें से ये हम ऑब्जर्व कर सकते हैं कि और वो नीचे और डाउनसाइड है। तो मेरे हिसाब से शॉर्ट सेलिंग तभी कर सकते हैं 677 के नीचे। और नीचे में अगर 677 के तोड़ता है तो आप ऑलमोस्ट 650 लेवल्स भी देख सकते हैं। तो उस हिसाब से एक अपॉर्चुनिटी अभी बढ़ रही है। ठीक है, तो ये है राय HDFC लाइफ पर इस वक्त फोरम जी की तरफ से आती हुई। चलिए अब बात करें अगर हम कुछ और स्टॉक्स की, तो आज देखिए हिंद कॉपर में नतीजों के दम पर तेजी देखने को मिल रही है। सेनको गोल्ड को भी देखें तो ये नतीजों की वजह से 9% भागा है। तो हिंद कॉपर और सेनको गोल्ड, सुमित जी जरा इन दोनों स्टॉक्स पर नजरिया दीजिए। हिंद कॉपर इस वक्त 3.25% ऊपर नजर आता हुआ, और वहीं बात करें सेनको गोल्ड की तो यहां पे भी अच्छी खासी मजबूती देखने को मिल रही है। प्रशांत जी, देखिए सबसे पहले अगर हिंद कॉपर की बात की जाए तो स्टॉक ने एक अपना डबल बॉटम बनाया था। 5 से 6 सेशंस पहले स्टॉक ने लो बनाया था 282 का। वहीं पे आप देखेंगे तो सेम बॉटम बनाया था ऑन 4th ऑफ जून। तो स्टॉक कहीं ना कहीं लग रहा था कि एक बाउंस बैक का कैंडिडेट है, लेकिन आज अगर आप देखेंगे तो एक गैप अप ओपन हुआ था, लेकिन वो गैप अप को सस्टेन नहीं हो पा रहा।
सो यहाँ पे मैं फिलहाल जिनके पास ऑलरेडी बाइंग में है आप वेट कीजिए, लेकिन न्यू अपॉर्चुनिटी जो है वो 325 के ऊपर ही रहेगी। तो जिनके पास ऑलरेडी होल्डिंग है आप कल का स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए 298 का। अगर 298 के नीचे अगर ये क्लोजिंग दे रहा है तो फिर हमें लग रहा है कि जो अभी रिसेंट लो बना था 280 वो भी ब्रेक हो चुका है, वो भी ब्रेक हो सकता है, तो फिर वहां पे आपको एक एग्जिट की सलाह रहेगी। सो बिलो 298 एग्जिट। तो ये है नजरिया हिंद कॉपर पर इस वक्त आता हुआ, और आप देखिए स्टॉक में 0.4% की तेजी इस वक्त हम देख पा रहे हैं, धीरे धीरे 4% की तेजी की तरफ बढ़ता हुआ। चलिए बढ़ते हैं आगे, और शुगर शेयरों में आज अच्छी तेजी देखने को मिल रही है। आखिर इस तेजी के ट्रिगर्स क्या हैं, ये जानने के लिए अपने सहयोगी विश्व मोहन के पास चलते हैं। जी विश्व मोहन, बताएं आखिर इस तेजी के पीछे की वजह क्या है? देखिए, सबसे बड़ी वजह यह है कि एथनॉल के जो प्राइसेस है उसको बढ़ाने पर विचार चल रहा है, और पेट्रोलियम मिनिस्ट्री में इसको लेकर डिस्कशन भी चल रहा है। पिछले हफ्ते भी इस तरह की खबर आई थी, और इस हफ्ते भी इस तरह की खबर आ रही है कि जॉइंट सेक्रेटरी जो पेट्रोलियम मिनिस्ट्री के है वो इस बैठक को लीड कर रहे हैं, और उम्मीद की जा रही है कि जल्दी इस पर कुछ फैसला हो सकता है। आपको बता दें कि 2022 और 23 के बाद से जो एथनॉल सीजन होता है, जो नवंबर से शुरू होता है 1 नवंबर से और 31 अक्टूबर तक चलता है, उस एथनॉल सीजन में 2022-23 के बाद से अब तक एथनॉल के प्राइसेस नहीं बढ़े हैं। तो अब सरकार चाह रही है कि 2024-25 के लिए एथनॉल की कीमतों को बढ़ाया जाए, क्योंकि जिस तरह के टारगेट तय किए गए कि 20% पेट्रोल में एथनॉल ब्लेंडिंग किया जाए, इसे देखते हुए अगर ब्लेंडिंग के टारगेट को भी पूरा करना है, प्रोडक्शन को बढ़ाना है, इंसेंटिवाइज करना है, तो डेफिनेटली आपको एथनॉल के प्राइसेस भी बढ़ाने पड़ेंगे। एथनॉल के प्राइसेस की अगर बात करें तो गन्ने के जूस से बनने वाले जो एथनॉल है उसकी प्राइस है अभी 65.5 रुपये प्रति लीटर के आसपास। वी हेवी मोलासेस से बनने वाले जो एथनॉल है उसकी प्राइस है करीब 61 रुपये प्रति लीटर के आसपास, और सी हेवी मोलासेस से बनने वाले एथनॉल की कीमत की अगर बात करें तो वो करीब 56 रुपये 28 पैसे प्रति लीटर के आसपास है। एक दूसरी खबर ये भी है कि अब पेट्रोल में ब्लेंडिंग तो सरकार समय से पहले पूरा करने की तैयारी कर ही रही है। 2025-26 तक 20% ब्लेंडिंग का काम पूरा हो जाएगा। 13.25% से ऊपर हम पहुँच भी चुके हैं, लेकिन अब इस को लेकर भी विचार चल रहा है कि डीजल में भी 5% एथनॉल को मिलाया जाए, और इस पर जल्द ट्रायल भी शुरू हो सकता है। इसको लेकर 2018-19 में भी हमने देखा था, एक ट्रायल हुआ था कई सारी गाड़ियों को लेकर कि अगर डीजल में अगर एथनॉल मिलाया जाता तो क्या कुछ होगा। अब बड़ी गाड़ियां जो कमर्शियल गाड़ियां हैं उसमें अगर एथनॉल ब्लेंडिंग वाली अगर डीजल के साथ अगर उसे चलाया जाए तो क्या कुछ होगा, इस पर इसका भी वैल्यूएशन का काम हो रहा है। तो सरकार का पूरा फोकस है ग्रीन एनर्जी को लेकर और क्रूड इंपोर्ट कॉस्ट को कम करने को लेकर, और यही एक वजह है कि यहाँ पर सपोर्ट मिल रहा है शुगर कंपनियों को, और उम्मीद लग रही है कि इस बार एथनॉल के दाम बढ़ेंगे और उसका फ़ायदा शुगर कंपनियों को मिलेगा। जी करेंगे विश्व मोहन आपका इन तमाम ट्रिगर्स को और हर पहलू को हमारे दर्शकों और निवेशकों के सामने रखने के लिए। चलिए इसी बहाने से ज़रा शुगर शेयरों पर भी एक राय ले लेते हैं। फोरम मैं आपके पास आना चाहूँगा। आज देखिए शुगर शेयरों में त्रिवेणी देखिए लगभग 6.5% ऊपर इस वक्त, बजाज हिंदुस्तान और बलरामपुर चीनी यहाँ पर भी लगभग 5.25% से ज़्यादा की तेज़ी नज़र आ रही है। राष्ट्रीय शुगर हो, केसीपी शुगर्स हो, सभी में एक बेहतर ट्रेंड नज़र आ रहा है। बताइए यहाँ कोई मौका दिख रहा है क्या आपको? हाँ, जैसे आपने कहा कि बहुत सारे शुगर स्टॉक्स में है ऑलरेडी ट्रेंडिंग। तो पहले अगर मैं बलरामपुर चीनी देखूं तो बलरामपुर चीनी आज ऑलरेडी 5% 5% ऊपर है, बट उसमें जो वॉल्यूम है वो बहुत ज्यादा है। जिससे लगता है कि अभी भी इस लेवल पे भी जो बाइंग हो रही है, इससे लग रहा है कि इसमें और पोटेंशियल है। अगर हम थोड़ा सा लॉन्ग टर्म ट्रेंड की भी बात करें तो इसका जो एक प्रीवियस हाई है देखा जाए तो 525-526 का है अप्रैल 2022 का, और आज का है ऑलरेडी 523 है। तो वो ऑलमोस्ट एक रेजिस्टेंस और एक ब्रेकआउट दे रहा है। तो मेरे हिसाब से बलरामपुर चीनी में अभी भी एक अपॉर्चुनिटी बनती है। और दूसरा एक स्टॉक है श्री रेणुका शुगर। तो श्री रेणुका शुगर देखा जाए तो कंसोलिडेशन में है। आज हम देख रहे हैं कि 4% ऊपर है, पर लॉन्ग टर्म के हिसाब से देखा जाए तो उसमें हम अभी भी बाइंग कर सकते हैं। एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस अराउंड 43 के आसपास रख के ले सकते हैं, और जैसे ही 53 शॉर्ट टर्म रेजिस्टेंस है वो अगर ब्रेकआउट दे देते हैं तो उसके बाद ऑलमोस्ट 60 टू अराउंड 63 का अपसाइड टारगेट बनता है। ये है शुगर शेयरों पर एक बेहतर रणनीति फोरम जी की तरफ से आती हुई। चलिए यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन ब्रेक पर जाने से पहले आपको बता दें कि मारुति सुजुकी ने अपनी कॉम्पैक्ट एसयूवी फ्रॉन्क्स को जापान में भी एक्सपोर्ट करना
शुरू किया है। ये पहली बार है जब मारुति की कोई एसयूवी जापान एक्सपोर्ट की जा रही है। इसी सिलसिले में कंपनी के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर राहुल भारती से हमारे संवाददाता सुमित चतुर्वेदी ने खास बातचीत की। मारुति सुजुकी जो नंबर 1 कार कंपनी है भारत की, उसने अपने निर्यात जो है अब जापान को शुरू किया है फ्रॉन्क्स एसयूवी का। इससे पहले भी वो निर्यात करती रही है जापान को। पूरा आउटलुक क्या है, कैसी रणनीति रहेगी, कैसे सब चीज और नई मार्केट तलाशी जा रही है, मारुति के एक्सपोर्ट्स को लेकर कुछ दिक्कतें भी हैं क्या, इस सब के बारे में बातचीत करेंगे मिस्टर राहुल भारती से, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर मारुति सुजुकी के। शुक्रिया भारती जी हमसे बात करने के लिए। शुरुआत करते हैं फ्रॉन्क्स से। फ्रॉन्क्स अब आपने जापान में निर्यात करना शुरू किया, एक्सपोर्ट शुरू कर रहे हैं, तो कितनी बड़ी मार्केट है आपके लिए और कब से शुरू होगा, कितने यूनिट्स एक्सपोर्ट किए जाएंगे? फ्रॉन्क्स हमारे लिए बहुत अच्छी गाड़ी रही है। कस्टमर रिस्पांस हिंदुस्तान में बहुत अच्छा रहा है। अभी 1 ही साल हुआ है गाड़ी को लॉन्च किए हुए और करीब 1.8 लाख गाड़ियाँ ऑलरेडी डोमेस्टिक मार्केट में बिक चुकी हैं और निर्यात में फ्रॉन्क्स करीब 30,000 गाड़ियाँ ऑलरेडी निर्यात हो चुकी हैं। अब हम बड़े उत्साहित हैं कि जापान जैसी बहुत ही एक उच्च मार्केट है जहाँ पे कस्टमर बहुत डिमांडिंग है क्वालिटी, तकनीकी टेक्नोलॉजी वगैरह को लेकर, तो ऐसी मार्केट में हम एक्सपोर्ट करने जा रहे हैं। अगर हम ऐसी मार्केट में एक्सपोर्ट करते हैं तो इसका मतलब और वहाँ पे अगर ये कस्टमर्स को सेटिस्फाई कर लेती है तो फिर इसका मतलब हिंदुस्तान में भी हम सबको बहुत प्रसन्न कर पाएंगे अपने कस्टमर्स को। तो जनरली बात करें तो जापान कितनी बड़ी मार्केट है आपके लिए एक्सपोर्ट के नज़रिए से देखा जाए तो? क्या बहुत बड़ी मार्केट है और इसके अलावा आपके और क्या प्लान है जापान में एक्सपोर्ट करने के? जापान दुनिया की करीब तीसरी या चौथी, करीब चौथी या पांचवी मार्केट है साइज़ में और प्रोडक्शन में भी, लेकिन बहुत ज़्यादा गाड़ियाँ जापान में इंपोर्ट नहीं होती हैं बिकॉज़ उनकी जो क्वालिटी एंड टेक्नोलॉजी की रिक्वायरमेंट बहुत हाई रहती है। तो इसीलिए हम एक्साइटेड हैं कि जापान में हम एक्सपोर्ट कर पाएंगे और ओवरऑल हम करीब 100 देशों में एक्सपोर्ट करते हैं। फ्रॉन्क्स करीब 70 देशों में निर्यात होती है, तो उससे हमें एक्सपोर्ट के नंबर्स तो मिलेंगे ही, लेकिन उससे कहीं ज़्यादा एक क्वालिटी का एक बेंचमार्क एस्टैब्लिश हो जाएगा कि यहाँ तक ये हिंदुस्तान में बनी गाड़ियाँ यहाँ तक कस्टमर्स को प्रसन्न करने में सक्षम हैं।